16 चैनल। आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। बिहार में 30 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। मुस्लिम अक्सरियत वाले 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर की वोटिंग में सिर्फ 12 दिन बचे हैं। ऐसे में बिहार की तमाम बड़ी पार्टियां वोटरों को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। बरसर इख्तिदार पार्टी जेडीयू को मुस्लिम वोट बैंक को लेकर तशवीश है। जानकार मानते हैं कि तशवीश की वजह असेंबली इंतखाबात में जेडीयू के तमाम 11 उम्मीदवारों का हार जाना है। इसीलिए अब जेडीयू मुस्लिम कार्ड का इस्तेमाल कर रही है। इतवार को जेडीयू में सलीम परवेज की घर वापसी के मौके पर पार्टी के कौमी सदर लल्लन सिंह ने दावा किया कि नीतीश कुमार के इख्तिदार में रहने तक कोई भी मुस्लिम तबके पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से मुस्लिम तबके के लिए जो भी तरक्की के काम हुए हैं उनमें नीतीश कुमार का सबसे ज़्यादा रोल है। लल्लन सिंह ने कहा कि इसीलिए नीतीश कुमार की मकबूलियत में भी इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अक़लियतों के त्यौहार के दौरान नीतीश कुमार टेलीफोन के पास ही करीब ही बैठते थे और ज़ाती तौर पर लॉ एंड ऑर्डर पर नज़र रखते थे ताकि अक़लियती फ़िरक़े के ख़िलाफ़ कोई तशद्दुद ना हो। साथ ही उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू राबड़ी के दौर में मॉल की घेराबंदी होती थी, लेकिन नीतीश कुमार के दौर में कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई गई। लल्लन सिंह ने दावा किया कि नीतीश कुमार के राज में एक भी मकाम पर अक़लियतों के साथ ज्यादती नहीं हुई है। सेक्युलरिज्म बिहार में तब तक जिंदा है जब तक नीतीश कुमार हैं। सवाल ये कि आखिर जेडीयू ये सब कहने पर क्यों हो रही है मजबूर। जानेंगे दो खास मेहमानों से प्रोग्राम दो रुख में। सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान दो खास मेहमान मौजूद हैं। बिहार से जमा खान साहब जो कि वजीर बराए अक़लियती बहबूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और ख़ास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, अनवर हुसैन साहब जो कि तर्जुमान हैं आरजेडी के। हमारे आपका भी इस्तकबाल करते हैं इस शो का हिस्सा बनने के लिए। जमा खान साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर। इस वक्त क्या ज़रूरत आन पड़ी कि अक़लियतों के हवाले से नीतीश कुमार के किए गए काम, वो नीतीश कुमार अक़लियत नवाज हैं, इस चीज़ को बताने की ज़रूरत क्या ये ना समझा जाए? जैसे सियासी जानकार मानते हैं कि इलेक्शन है तो आप बता रहे हैं, इससे पहले भी तो आप बता सकते थे, टाइमिंग का सवाल है। कोई बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे समाज अक़लियत माइनॉरिटी के लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के विकास पुरुष हैं, जो इन्होंने माइनॉरिटी के लिए, अक़लियत के लिए जो काम किया है, चाहे ये काम किसी भी सरकार रही हो, या कांग्रेस की रही हो, या हमारे आरजेडी का रही हो, किसी की भी रही हो, किसी भी सरकार में हमारे अक़लियत और माइनॉरिटी का कोई काम नहीं हुआ, न विकास हुआ, उनकी सुरक्षा नहीं रही, शिक्षा नहीं रहा। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार जी को मैं सलाम करता हूँ। मेरे अक़लियत माइनॉरिटी के लोग सलाम करते हैं, जो इनकी सोच है इस माइनॉरिटी के लिए, ये किसी सरकार में नहीं रही। ठीक है, जमा खान साहब, आपने कहा बताने की जरूरत नहीं है, ये तमाम चीजें सबको पता है, लेकिन लल्लन सिंह साहब ने जो बड़ी बड़ी बातें कही उसका जिक्र मैंने कुछ देर पहले किया। इस हवाले से क्या कहेंगे? ये बताना नहीं है तो क्या फिर छुपाना है? मेरा सवाल ये था कि इस वक्त क्यों, तो क्या ये ना माना जाए कि जेडीयू 11 मुस्लिम उम्मीदवार जेडीयू के असेंबली इंतखाबात में हार गए थे, इसीलिए जेडीयू चाहती है कि कहीं ना कहीं हमको मुसलमानों को अपनी जानिब राग़िब करना है, लिहाजा इन 2 सीटों पर, क्योंकि मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, तो ये चाल चलनी पड़ेगी। मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हार जी तो लगा रहता है, उसे उधर नहीं मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये सच्चाई है, ये जानकारी आपको भी है, आपके द्वारा पूरा देश दुनिया जानता है कि जो उन्होंने काम कर दिया है कभी कोई सरकार नहीं की। अब मुसलमान कल क्या था उधर मैं नहीं जाना चाहता। मैं माइनॉरिटी मिनिस्टर बना हूँ, मैं आज मैं घूम रहा हूँ बिहार के अंदर, कई जगहों में गया हूँ। मुस्लिम का बड़ा तबका, मुसलमान एक तरफ आ रहा है, 80% लोग चाहने वाले पैदा हो गए हैं, और निश्चित इंशाअल्लाह आने वाला दिन दूर नहीं जो 80% से ऊपर लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सपोर्ट करेंगे और चाहने वाले हैं।
ठीक है, आपने सपोर्ट की बात कह दी। इसका मतलब जो लल्लन सिंह ने बात कही है वो 2 असेंबली सीट्स पर ज़िमनी इंतखाबात को लेकर ही कही गई है, क्योंकि आपने इस बात का अभी जिक्र किया। अनवर हुसैन साहब, चूंकि जमा खान साहब से मैंने सवाल किया तो वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ को बिहार की बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना काम हुआ है, नीतीश कुमार सरकार ने इतना काम किया है। आरजेडी जो कि ऑपोजिशन में हैं आप वहाँ पर, आपको इस जो दावे लल्लन सिंह ने किए हैं उसको आप किस तरीके से लेते हैं? आपका रिएक्शन जानना जरूरी हो जाता है। देखिए, अव्वलन तो मैं कहना चाहूंगा कि वजीर मुमलिकत जनाब जमा खान साहब शायद ख्वाब देख रहे हैं कि 80% अक़लियत वोट जो है उनकी जानिब है या नीतीश कुमार जी की जानिब राग़िब है। नंबर 2, जो आपका सवाल है, जरा वजीर मुमलिकत से पूछिए कि जरा वो गिनाए तो कि नीतीश कुमार जी ने क्या किया है। वो कहते हैं कि 80% आवाम वाकिफ है, क्या खुद वो वाकिफ हैं? अभी तक तो वो दूसरी पार्टी में थे, चंद महीने पहले उन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया है। अगर वो वाकिफ थे जेडीयू के इस कारनामे से कि वो माइनॉरिटीज के लिए बड़े बड़े काम कर रही है, वो दूसरी पार्टी में क्यों थे? वो इतना देर से जेडीयू क्यों ज्वाइन किया उन्होंने? और अब आ गए हैं, वजीर भी हैं वो, तो अब बता दें, और वजीर अक़लियती उमूर भी हैं, तो अब बता दें कि ये मौजूदा वजारत ने, मौजूदा हुकूमत ने अक़लियतों के लिए क्या काम किया। देखिए, सही सूरत हाल ये है कि जेडीयू को अच्छी तरह एहसास हो चुका है कि दोनों ज़िमनी इंतखाबात वो हार रहे हैं, और यकीनन इस इलेक्शन में मुसलमान इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, और उनकी कोशिश है कि भ्रम फैला के, कंफ्यूजन फैला के कुछ मुसलमानों का वोट अपनी तरफ राग़िब किया जाए। लेकिन ये किसी को खड़ा कर लें, वहां पर मुसलमानों का वोट उनकी तरफ राग़िब होने वाला नहीं है, इसलिए कि मुसलमान जो हमारे नीतीश कुमार जी की जो पलटनियां चलती है उससे अच्छी तरफ वाकिफ है। एनआरसी के इशू पर नीतीश कुमार का रोल वो देख चुके हैं, ट्रिपल तलाक के इशू पर वो नीतीश कुमार का रोल देख चुके हैं। नीतीश कुमार आखिरी वक्त में भाजपा के खेमे में चले जाते हैं और वही भाषा बोलना शुरू करते हैं जो भाजपा बोलती है, जो संघी बोलते हैं। तो इस वक्त बिहार का मुसलमान जो है भाजपा में और नीतीश, कह लीजिए भाजपा में और जेडीयू में कोई बड़ा फर्क नहीं देखता है। बिहार का मुसलमान नीतीश कुमार में और गिरिराज सिंह में कोई बड़ा फर्क नहीं देखता है। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल है, उसकी बहुत सारी वजह हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। क्या बिहार में मॉब लिंचिंग का इंसिडेंट नहीं हुआ? क्या बिहार में इलेक्शन से पहले एक जवान मुसलमान और लड़की के साथ रेप करके उसको जला नहीं दिया गया? क्या उससे पहले ज़ैनुल आबिदीन अंसारी को बीच सड़क पर जिंदा जला के मारा नहीं गया? किसके दौर के इंसिडेंट्स हैं ये? और जहां तक यह सवाल है इस इलेक्शन में मुसलमान और हिंदू का नहीं है, देखिए समाज का हर तबका इस वक्त जो है इस हुकूमत से बेजार है। और आप पिछले इलेक्शन में भी देख चुके हैं नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस क्या रहा है। उनको बामुश्किल 42-43 सीटें मिली थी और उसके बाद से उनका परफॉर्मेंस मुसलसल बिगड़ रहा है। क्राइम बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। बड़ा इल्जाम आप पर अनवर हुसैन साहब ने लगाया कि क्या वो खुद वाकिफ हैं कि अक़लियतों के हवाले से क्या आपकी सरकार ने काम किया या क्या आपका महकमे ने काम किया। वो तो दूर की बात है कि अक़लियतों को पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार ने क्या काम किया। साथ ही उन्होंने जो इंसिडेंट्स हुए हैं अक़लियती फ़िरके के खिलाफ उसका भी जिक्र किया। तो आपके पार्टी के कौमी सदर लल्लन सिंह जो ये कहते हैं कि एक भी वाक़यात इस तरह के मंजरे आम पर नहीं आए, तो फिर तो गलत है। मैं अपने भाई से बताना चाहता हूँ, मेरा भाई गलतफहमी में है, ऐसी कोई बात नहीं है। इससे पहले भी आपने सबने सरकार देखा है, इस बिहार में जो तांडव चलता था वो आपने देखा है, कहीं दूर नहीं है। रही सवाल मुसलमान की बात, अक़लियत माइनॉरिटी की बात, बेवकूफ बना के, माई समकर बना के, ये डरवा कर खाली ये वोट लेते रहे। मैं अपने भाई से कहना चाहता हूँ, इस बार आप देख लीजिएगा, दोनों सीट हम जीतने जा रहे हैं। और ये जो मुसलमान के लिए, माइनॉरिटी के लिए नीतीश कुमार जी जिन्होंने किया है वो कभी नहीं हुआ था। मैं छोटा मिसाल देना चाहता हूँ आपको, अपने अनवर भाई को, कि आपने देखा होगा कि हज भवन में इनके कार्यकाल में जो है वहाँ कोचिंग स्कूल चलता है, जो बच्चे वहाँ सिपाही भी पैदा होते हैं, बच्चियां होती हैं, दरोगा होता है, डीएम में स्पीड वीडियो हो रहा है। ये किसका देन है? हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। 5 लाख का था, उसको बढ़ाकर 10 लाख किया गया, किसकी देन है? माननीय मुख्यमंत्री का देन है। इनके कार्यकाल में मात्र 3 करोड़ 45 लाख बजट था, माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यकाल में 562 करोड़ हुआ है। वो भाई को मैं बताना चाहता हूँ, वो बात नहीं है, मैं राजनीति नहीं जाना चाहता, इतना जरूर कहूंगा
क्या का पटर खोलिए, माइनॉरिटी लोग समझ चुके हैं। कब तक लोग ठगेगा, माई का संकट लेकर कब तक झूठा बात करेगा, ठीक है। बात करेगा। अभी जमा खान साहब ने, अनवर साहब, गिनाया कि नीतीश कुमार सरकार ने अक़लियतों के लिए क्या काम किया है। इसके जवाब आप कुछ देर पहले पूछ रहे थे कि काम बताएं, कौन कौन सा काम हुआ, तो उसका जवाब उन्होंने दिया। आप एंकर कौन है, कौन से काम नहीं हुए हैं बिहार में अक़लियतों को लेकर, जो वादे किए गए थे, वो आप बताइए। नहीं, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एंकर हैं, आप मीडिया पर्सन हैं, आप खुद वजीर हमारे जमा साहब के जवाब से समझ सकते हैं कि वो किस किस्म का जवाब दे रहे हैं। वो चंद सिपाहियों की वहां ट्रेनिंग होती है, उसको ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बता रहे हैं, और ये भूल जाते हैं कि हज भवन जो है वो लालू यादव की दान है, वो नीतीश कुमार जी की दान नहीं है। कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज हो रही है, क्या पूरे बिहार में करोड़ों मुसलमानों के लिए यही बचता है? और जिस बजट की बात कर रहे हैं, तो आपको पूछे कि स्टेट बजट टोटल कितना है, उस बजट को, पुराने बजट को उसी रेशियो में देखना चाहिए। तो टोटल स्टेट का बजट क्या है, टोटल स्टेट का इनकम क्या है, उसके हवाले से नीतीश कुमार जी कितना दे रहे हैं। जो मसाइल मुसलमानों के हैं उस, और देखिए मुसलमानों के इस वक्त वजूद का मसला है जी। भाजपा मुसलमानों के वजूद पर हमला कर रही है, मुसलमानों को डेमोनाइज कर रही है, मुसलमानों को जलील कर रही है, मुसलमानों को नंबर 2 का सिटीजन बना रही है, लोगों के जहन को जहर कर रही है। धरना क्या हमारी जेडीयू तो जमा खान साहब बतौर मुसलमान जेडीयू और बीजेपी के साथ सरकार में हैं, वजीर मैं बताना चाहूंगा, मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं तो हमारे जमा भाई हैं, कल अभी चंद महीनों तक वो जेडीयू से बाहर थे। कोई तो वजह होगी, उन्होंने इतनी अपनी बहुत लंबी पॉलिटिक्स की इनिंग खेली है उन्होंने जेडीयू की मुखालफत की। आज ऐसी क्या बात नजर आ गई जो जेडीयू के अंदर आ गए और जेडीयू खेमे में बैठ के, क्या उनको भाजपा नजर नहीं आ रही है, भाजपा गिरिराज सिंह नजर नहीं आ रहे हैं, भाजपा गिरिराज के बयान नहीं आ रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा अपने भाई अनवर भाई को, मैं बताना चाहूंगा अपने भाई से कि मेरे भाई आप उठाकर देख लीजिए, बीजेपी के साथ रहते हुए भी आपने देखा होगा कि कोई प्रॉब्लम मुसलमान को हमारे यहाँ नहीं हुआ है बिहार के अंदर, जो आप भी जानते हैं। आपने देखा कोरोना को लेकर कई प्रदेशों में प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन बिहार के अंदर समय आराम से नमाज भी पढ़ा, रोजा भी रखा, शरीफ का तिलावत भी किया, यहाँ तक कि ईद बकरीद त्योहार सुबरात और कुर्बानियां भी मनाया। और कहीं भी बता दे कोई भी किसी मुसलमान को परेशानी हुआ हो, कहीं कोई दिक्कत हुआ हो, यहाँ पे अमन चैन रहा इस सरकार में, कहीं दंगा नहीं हुआ। मेरे भाई आप अगर देख लीजिए, और आप लोग मीडिया में जितने भी भाई हैं, ये तो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है कि बिहार के अंदर 2005 से पहले कैसे सरकार चल रही थी, आज कैसे चल रही है। उस समय जब चल रहा था जमा खान साहब, जब भी लॉ एंड ऑर्डर का सवाल आता है तो लालू के दौर इक़्तिदार को लोग याद करने लगते हैं कि अनवर साहब की उस दौर में जो खौफ था, एटलीस्ट वो खौफ नीतीश के सरकार में, नीतीश के दौर इक़्तिदार में नहीं है। अनवर भाई देखे होंगे, अनवर भाई वो तो मीडिया, अनवर भाई एक सेकंड जमा खान साहब, हाँ। उस जमाने में न रोड थी, न बिजली था, न कोई व्यवस्था था, सिर्फ आप देखा था कि रोड के था। बदलता बिहार कह रहे हैं कि आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या? पूरा बदलता बिहार का पूरा देश प्रेरणा लेता है माननीय मुख्यमंत्री से, पूरा प्रदेश के लोग देख रहे हैं। ऐसी बात नहीं है अनवर भाई, आप भी आ जाइए, भाई हैं, हो जाइए। आपको भी बुला रहे हो जमा भाई, पूरे देश ने बदलता हिंदुस्तान देखा है 2003 के बाद, मनमोहन सिंह की सरकार में। जब मुझे बोलने दीजिए एक सेकंड। जब मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, मुल्क का जीडीपी बढ़ा, मुल्क का इनकम बढ़ा, तो चारों तरफ डेवलपमेंट देखने में आया, और उसी डेवलपमेंट का हिस्सा बिहार में भी देखने को मिला। जो सड़कें दिखाई पड़ती हैं, जो आपको नए नए प्रोग्राम दिखाई पड़ते हैं, तो बुनियादी तौर पे यूपीए गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है। ये हमारे नीतीश कुमार जी को इसको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला है, और बहुत से लोगों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन क्या डेवलपमेंट का काम यही है कि आप चौड़ी सड़कें बना लें, गांव को सड़कों से जोड़ दें? डेवलपमेंट काम गरीब आदमी की नहीं। जमा भाई मुझे कहने दीजिए, आप तो पटना में वजीर, आप जरा पटना में घूम लीजिए, देख लीजिए कितने फ्लाईओवर्स हैं जिनके नीचे गरीब रह रहे हैं झुंगिया बना बना के, और उनको बार बार उजाड़ा जाता है। सरकार का काम है गरीबों को घर देना, न कि सरकार काम है गरीबों को घर उजाड़ देना। आज क्या वजह है कि बिहार में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है? आप क्राइम रेट, आप लालू जी की सरकार को, आरजेडी की सरकार को आप जंगल राज देते हैं,
लेकिन आज मीडिया कहने पे मजबूर हो रहा है कि अब हम महाजंगल राज में दाखिल हो चुके हैं। रोज कहीं मर्डर हो रहा है, रोज कहीं रेप हो रहा है, रोज कहीं न कुछ हो रहा है। ये ठीक है, ये वार और पलटवार है जेडीयू और आरजेडी के दरमियान। एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि जो नीतीश कुमार ने वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हुए? जमा खान साहब, इन सवालों का जवाब हम चाहते हैं कि आप जरूर दें। एक सेकेंड। 2011 में नीतीश कुमार ने 2000 से ज्यादा नए मदरसे मंजूर होने की बात कही थी। 2021 आ गया है, 800 प्लस मदरसे ही नए बन पाए हैं। माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल की अगर बात करें तो 3 साल पहले नीतीश कुमार ने यह वादा किया था कि हर जिला हेडक्वार्टर पे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल बनेंगे, लेकिन अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हो पाई। तीसरा एक और अहम पहलू जो वादा किया था नीतीश कुमार ने, एक और वादा सुन लीजिए, 80,000 से ज्यादा उर्दू टीचर्स की बहाली की जाएगी। और अभी बिहार में ये हालात हैं कि आधे से ज्यादा स्कूलों में उर्दू टीचर्स की आसामियां खाली हैं। मैं बोलूं? बोलिए। आपको शायद जानकारी होगा, आवासीय विद्यालय 6 जगह हो चुका है, 9 जगह और काम चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है। अल्पसंख्यक के लिए हॉस्टल की बात थी, पूरे जिले के अंदर 2 हॉस्टल बच्चे और बच्चियों के बनाना था, जो 53 हॉस्टल बन चुका है, 7 हॉस्टल में काम लग चुका है। यहाँ तक मदरसे की बात है, उसमें भी बात चल रही है, कुछ बहाली हुआ है, कुछ बहाली होने जा रहा है। ये बात आप अनवर भाई की बात मत बोलिए, जो सच बात है उसको आप देखिए। नहीं, सच बात देखिए, नहीं, अनवर भाई ने इसका जिक्र ही नहीं किया। अनवर हुसैन आरजेडी से हैं, लेकिन उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया कि आपने जो वादे किए थे उस वादों पर कहां तक आप खरे उतरे हैं या नहीं खरे उतरे हैं। ये तो मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मैं आपसे सवाल कर रही हूं कि आपकी सरकार ने, नीतीश कुमार ने जो वादे किए थे, उस वादों का क्या हुआ? काम चल रहा है। मैंने जो आपने देखा है, उठाकर देख लीजिए, मालूम कर लीजिए। जिले के अंदर, हर जिले के अंदर आवासीय विद्यालय की जमीन खोजी जा रही है। 6 जगह बन चुका है, 3 साल हो 9 गए। जगह में कम, हाँ 3 साल मान, और हर जिले में बनना है। हर बनेगा। धीमी रफ्तार से अगर आप करेंगे तो क्या होगा काम? वजीर अक़लियत है, अक़लियती उमूर है, आप बता दीजिए किन किन जिलों में 6 जगहों पे जमीनें दी गई हैं और अभी 3 सालों में सिर्फ जमीन अलॉट करने की पोजीशन पे आप आए हैं। अदारे कब खड़े होंगे? नहीं, काम चल रहा है भाई, काम चल रहा है। काम चल रहा है? काम 6 जगहों का नाम बता दीजिए। आप वजीर हैं, आप बताएं ना काम का स्टेटस क्या है। मैं तो अपोजिशन में बैठा हूं, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। और मैंने सवाल इसलिए नहीं उठाया कि मैं जानता हूं कि सरकार वादे बहुत सारे करती है, बहुत सारे कहती काम करती है। हाँ, एक सेकंड अनवर साहब, हाँ बता दीजिए, जमा खान साहब बता दीजिए ताकि लोगों को पता चले। किशनगंज काम खत्म हो गया है, मैं इस समय दरभंगा में हूँ, यहाँ काम खत्म हो गया है। मधुबनी में नहीं, तो अलग बात है, आप तो विपक्षी बात बोल रहे हैं, विपक्ष तो अच्छा भी काम करेगा, बुरा लगेगा, बात तो सुनिए कम से कम अनवर भाई। किशनगंज पता कर लीजिए, काम हो गया है, दरभंगा में हो गया है, मधुबनी में हो गया है, भागलपुर में हो गया है। 9 जगह काम और शुरू है मेरे भाई, इस बात नहीं है। हॉस्टल 9 जगह काम शुरू है और 6 जगह मुकम्मल हो चुका है, आपका ये कहना है? हो चुका है, जिसका मैं लिस्ट में 10 मिनट आपको भेज दूंगा, ऐसी बात नहीं है अनवर भाई। तो अनवर साहब, क्या अपोजिशन पार्टियों को दिखाई नहीं दे रहा है? 9 जगह शुरुआत हो रही है रेजिडेंशियल स्कूल को बनाने को लेकर और 6 जगह ये मुकम्मल हो चुका है, जिसका जिक्र किया अभी जमा खान साहब ने। देखिए, चंद सालों से मैं दावे सुन रहा हूँ, हाँ, और लेकिन मुझे जमीन पे कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हॉस्टल की तामीर में 2 जगह कुछ पेशरफ्त हुई है जो मेरी इत्तलात के मुताबिक। मैं उनको पेपर भेज दूंगा, उनको मैं पेपर भेजूंगा, फोटो भेजूंगा। इस दौरे करा दीजिएगा, जहाँ स्कूल्स बन चुके हैं वहाँ बुला के दौरे करा दीजिएगा। अनवर भाई आए मेरे यहाँ, खाना खाएं, मेरे साथ चले और देख लें क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। चले हमारे जब बहुत बहुत शुक्रिया जमा भाई। नहीं भाई, लेकिन खाना अपने पैसे से खिलाइएगा, सरकारी पैसे से नहीं। वो भाई ऐसी बात नहीं है, सरकारी अपने घर की बात के पैसे से, जमीन के पैसे से, खेत के पैसे से भाई, ऐसी बात नहीं है। सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। आप भाई हैं, जब मर्जी है आप आ सकते हैं, बुला सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन काम हो रहा है, वो ऐसी बात नहीं है। रही सवाल, अब हम उधर नहीं जाना चाह रहे राजनीति, यहाँ चुनाव हम जीतने जा रहे हैं, दोनों सीट पे अच्छे तादाद मुसीबत करने जा रहे हैं। ठीक है, ये उपचुनाव है और इस सरकार में काम हुई।
ठीक है। अनवर हुसैन साहब, जेडीयू तो पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि असेंबली इंतखाबात में हमने देखा था कि 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, सारे के सारे हार गए थे। अभी उनकी पूरी कोशिश है कि 2 सीटों से वो उनके उम्मीदवार कामयाब हो। आपका टेक क्या है, आप कैसे उन्हें रोकेंगे और आपका उम्मीदवार वहां से कामयाब हो, इसके लिए क्या रणनीति, क्या हिकमत अमली बनाई है आरजेडी ने? देखिए, जेडीयू दोनों सीटें जीत रही है। इसकी वजह यह है कि जेडीयू के पास इस वक्त कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो लोगों के वोट को अट्रैक्ट कर सके। ललन सिंह जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन ललन सिंह को मालूम होना चाहिए कि ज्यादातर अकलियतों के अंदर उनको जेडीयू के अंदर भाजपा का नुमाइंदा माना जाता है, नहीं तो एक सेकुलर चेहरा उनका नहीं माना जाता है। जो परसेप्शन है माइनॉरिटीज में, जो मेरा परसेप्शन, जो लोगों का परसेप्शन मैं बता रहा हूँ, मेरे ललन सिंह से कोई मुलाकात नहीं है। बाकी ये रहा कि आप देख लीजिए, इस वक्त जो है स्टार प्रचारक हैं हमारी पार्टी के टॉप पे, खुद तेजस्वी यादव हैं। वो खुद मेहनत कर रहे हैं। उनके आप रोड शो देख लीजिए, उनकी मीटिंगों की भीड़ देख लीजिए। तो ये तो असेंबली इंतखाब में भी दिखा था अनवर हुसैन साहब। मैं बोलूंगा नहीं, मैं आप कहने दीजिए, असेंबली इंतखाब उस पिछले जनरल इंतखाब में दिखा था, आप सही कर रही हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि जब ये हुकूमत दोबारा आई है तो बहुत से लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो समझते हैं कि उन्होंने जो वोट किया था, जो उनका जो जजमेंट था, उसको सही तौर पर उसका जवाब नहीं आया है। अब उसको इन दो इलेक्शनों में वो जरूर इसको दिखाएंगे। ये 2 सीटें जेडीयू और बीजेपी के लिए कितनी अहम हैं? जमा खान साहब, लास्ट कमेंट आपका। दोनों सीटें हम जीत रहे हैं। उन्होंने देखा होगा, अनवर भाई देखे होंगे, इनके पार्टी के कद्दावर नेता था मरहूम शहाबुद्दीन साहब का जो हालात रहा दिल्ली के अंदर, पूरा देश देखा था कि बेटा रो रहा था, उनकी वाइफ रो रही, तड़प रही थी। कोई भी नेता, उस पार्टी के नेता खुद वहां मौजूद दिल्ली थे, उनको देखने तक नहीं गए। अब खुद देख रहे माइनॉरिटी क्या हालात है। मैं ये कहना चाहूंगा, दोनों सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। इनका तांडव जो सरकार में हुआ है, ये इनके नेता, जब इनकी सरकार थी, इनके नेता, तो दोनों पार्टियों के अपने अपने जीत के दावे हैं। अब देखना ही होगा, जब वोटिंग होगी फिर उसके बाद वोटिंग के बाद नताए जाएंगे, तो देखना ही होगा कि ये 2 सीटें किसकी झोली में जाती है। बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आदाब, देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।